अस्सलाम वालेकुम। क्लास सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 11। स्टूडेंट, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, टॉपिक का नाम है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अलावा के हवाले से डिस्कशन किया। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये था कि जो हीट सप्लाई की जाती है वो हीट बेसिकली इंटरनल एनर्जी में पहले इजाफा करती है और बाद में उससे कुछ ना कुछ वर्क डन होता है, जिसको मैथमेटिकली हम लिखते हैं डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा वी प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो स्टूडेंट, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की स्टेटमेंट थी, यानी एनर्जी आप ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही आप एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा मौजूद है वो है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को हम दो हिस्सों के अंदर स्प्लिट करते हैं। एक स्टेटमेंट है केल्विन स्टेटमेंट, इसके अलावा स्टूडेंट एक स्टेटमेंट है क्लॉसियस। यानी अगर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बात की जाए तो इस सेकंड लॉ को हम अलग अलग साइंटिस्ट की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग डिस्कस करते हैं। यानी अब कह सकते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अकॉर्डिंग टू केल्विन, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अकॉर्डिंग टू क्लॉसियस। यानी इन दोनों साइंटिस्ट के हवाले से हम सेकंड लॉ को डिस्कस करेंगे एज पर केल्विन एंड एज पर क्लॉसियस। Now student, we are going to discuss second law of thermodynamics as per Kelvin statement. Student, Kelvin की statement ये है कि it is impossible to construct a machine which operates in a cycle whose sole effect is to convert heat into equivalent amount of work. स्टूडेंट, मतलब ये है इस बात का कि आप जो है ऐसी डिवाइस अगर बना लेते हैं जो हीट एनर्जी को वर्क डन में कन्वर्ट करे, यानी जो हम हीट दे रहे हैं उस हीट से वर्क डन हो जाए, यानी फोर्स सप्लाई और डिस्टेंस का वर्क जिसको हम वर्क डन कहते हैं, मूवमेंट आ जाए कहीं पर तो हम उसे वर्क डन कहेंगे। हीट को अगर मैं वर्क डन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो उस डिवाइस का नाम होता है हीट इंजन। तो हीट इंजन इज अ डिवाइस that takes the heat from the source and convert it to work done. So heat engine एक डिवाइस का नाम है जिसका पर्पस क्या होता है कि ये हीट एनर्जी को वर्क डन में कन्वर्ट करता है। अब हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाट इज केल्विन स्टेटमेंट। तो केल्विन की स्टेटमेंट भी यही है कि आप ऐसा इंजन नहीं बना सकते जो हीट ले और तमाम की तमाम हीट को वर्क डन के अंदर कन्वर्ट कर दे। मतलब आप इंजन तो बना सकते हैं लेकिन ऐसा इंजन नहीं बना सकते जो सारी हीट के अमाउंट को वर्क डन में, जैसे मिसाल के तौर पर स्टूडेंट यहाँ पर एक हीट का सोर्स है जो कि हीट प्रोवाइड करेगा इंजन को, और कितनी हीट प्रोवाइड कर रहा है 100 जे, यानी 100 फर्जी वैल्यू देगा कि 100 जूल 100 जूल हीट प्रोवाइड कर रहा है और इंजन जो है इस हीट को जो है एब्सॉर्ब करने के बाद वर्क डन में कन्वर्ट कर रहा है। तो इस डायग्राम, जो ब्लॉक डायग्राम बनी है यहाँ पर, उससे हमें समझ यही आ रहा है कि ये इंजन जो है सारे हीट के अमाउंट को वर्क डन में कन्वर्ट कर रहा है और क्रॉस यहाँ पर यही रिप्रेजेंट कर रहा है इट्स अ वायलेशन ऑफ केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, या इट्स इन वायलेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यही है, it is impossible to construct such type of machine which completely convert heat into work done. आप हीट को वर्क डन में तो कन्वर्ट कर सकते हैं लेकिन 100% अमाउंट ऑफ हीट कैन नॉट बी कन्वर्ट इनटू 100% अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो स्टेटमेंट को कुछ इस अंदाज से भी हम पढ़ सकते हैं कि हम ऐसा इंजन नहीं बना सकते जो कि 100% एफिशिएंट हो, जिसकी एफिशिएंसी 100% हो, जिसका इनपुट आउटपुट के बराबर हो, जो तमाम हीट एनर्जी को वर्क डन में कन्वर्ट करे। तो ऐसा इंजन बनाना पॉसिबल नहीं है। इसी बात को केल्विन की स्टेटमेंट कहा जाता है। इस डायग्राम में हम देखें तो एक रिजर्वायर है जो कि हीट सप्लाई कर रहा है QH, और हीट सप्लाई कर रहा है इंजन को। वो इंजन कुछ हीट को वर्क डन में कन्वर्ट कर रहा है और जो रिमेनिंग अमाउंट है जिसको वर्क डन में कन्वर्ट नहीं कर सका उसको कहाँ पर ट्रांसफर कर रहा है रिजर्वायर में, जो कि लो टेम्परेचर रिजर्वायर है। TL टेम्परेचर ऑफ लो टेम्परेचर रिजर्वायर, TH हॉट टेम्परेचर रिजर्वायर। वो अभी इसका टेम्परेचर ज़्यादा है जो हीट सप्लाई कर रहा है, उसका टेम्परेचर TH है, जो हीट एब्सॉर्ब कर रहा है स्टूडेंट उसके टेम्परेचर को TL कह रहे हैं। तो यहाँ पर हुआ ये है कि इस डायग्राम में और इस डायग्राम में अगर मैं आपको फर्क देखें तो फर्क वाज़ह है कि यहाँ पर जो है हीट सप्लाई की जा रही है इंजन को, यहाँ पर भी सप्लाई की जा रही है, यहाँ पर भी इंजन हीट को वर्क डन में कन्वर्ट कर रहा है, यहाँ पर
सिर्फ एक पार्ट में से इस डायग्राम के अंदर वो पार्ट ये है कि कुछ हीट का अमाउंट रिजेक्ट हो रहा है, वो यहाँ नहीं हो रहा, यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि हीट का अमाउंट रिजेक्ट हो रहा है, रिजर्वायर पे जा रहा है। तो मतलब ये हुआ कि 100% हीट में से कुछ हीट तो वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगी और कुछ कहाँ पे रिटर्न हो जाएगी, रिजर्वायर के लिए। जो रिटर्न हो रही है बेसिकली वो लॉस है। मतलब ये हुआ कि 100% हीट वर्क डन में कन्वर्ट नहीं, कुछ लॉस हो रहा है। लेट्स सपोज ये लॉस 50% भी हो सकता है, 40% भी हो सकता है, एज पर इंजन एफिशिएंसी डिपेंड करता है स्टडी लॉस। जहाँ से हीट आती है स्टडी से सोर्स कहेंगे, और जो हीट को एब्जॉर्ब करेगा उसे आप सिंक कहेंगे। क्लॉसियस स्टेटमेंट। Strong Clausius statement ये है, it is impossible to construct a device as heat pump that operate in a cycle and produce no effect other than transfer of heat from lower temperature to higher temperature body। स्टूडेंट हम जानते हैं कि हीट जो है उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, हीट उस डायरेक्शन में फ्लो करती है। यानी हीट की अगर डायरेक्शन की बात की जाए तो हीट फ्लो करती है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ। मतलब ये है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो आहिस्ता आहिस्ता कूल डाउन हो जाएगी, यानी उसकी हीट निकलेगी और निकल के कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रांसफर हो जाएगी। ऐसा कभी नहीं होता कि कोल्ड बॉडी से हीट निकले और कहाँ पर आए, हॉट बॉडी की तरफ आए, ये मुमकिन नहीं है। यानी नेचुरली अगर मैं बात कहूँ तो नेचर इस चीज़ को अलाउ नहीं करती कि हीट ट्रांसफर हो कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ। हीट इज ऑलवेज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। यहाँ पर हम इसी बात को डिस्कस कर रहे हैं क्लॉसियस के अंदर। क्लॉसियस ने इस बात को कुछ यूँ एक्सप्लेन किया है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस एज हीट पंप। स्टूडेंट, हीट इंजन हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया। हीट इंजन एक ऐसी डिवाइस को कहा जाता है जो हीट एनर्जी को वर्क डन में कन्वर्ट करे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस हीट पंप। स्टूडेंट, हीट पंप भी एक ऐसी डिवाइस है जो हीट एनर्जी को कोल्ड रिजर्वायर से हॉट रिजर्वायर की तरफ ट्रांसफर करवाएगी। हम इसे आमतौर पर रेफ्रिजरेटर कहेंगे। तो रेफ्रिजरेटर का काम यही होता है कि हीट जो है ट्रांसफर होती है कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ। इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस एज हीट पंप दैट ऑपरेट इन अ साइकिल एंड प्रोड्यूस नो effect other than transfer of heat from lower temperature to higher temperature body। यानी वहाँ पर भी हमने एक इम्पॉसिबल स्टेटमेंट पढ़ी जब हम कैप्टन की बात कर रहे थे कि आप सारे हीट को वाटर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। यहाँ पर भी एक इम्पॉसिबल स्टेटमेंट पढ़ी है कि नेचर इस बात को अलाउ नहीं करती कि हीट ट्रांसफर हो कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ। ये नामुमकिन है स्टूडेंट। ये तो पॉसिबल है कि हीट ट्रांसफर हो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ, लेकिन ये ऐसा नहीं हो सकता कभी भी कि कोल्ड बॉडी जो है हीट को लॉस यूज़ करे और हॉट बॉडी हीट को एब्जॉर्ब करे। तो ये मुमकिन नहीं है स्टूडेंट। तो क्लॉसियस की स्टेटमेंट यही थी कि हीट कैन नॉट ट्रांसफर फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी। लेकिन साथ में अगर हम बात करें रेफ्रिजरेटर तो ये काम कर सकता है, या इसके अलावा एसी तो ये काम कर सकता है, तो डेफिनेटली ये काम हो रहा है। लेकिन नेचुरली स्टूडेंट नहीं हो रहा। ये काम नेचुरली क्यों नहीं हो रहा? नेचुरली इसलिए नहीं हो रहा कि वहाँ पर उस रेफ्रिजरेटर को या उस एसी को वर्क करने के लिए कुछ एक्सटर्नल एनर्जी रिक्वायर्ड है, कुछ एक्सटर्नल वाटर रिक्वायर्ड है। उस एक्सटर्नल वाटर के थ्रू ही कोल्ड बॉडी से हीट हॉट बॉडी की तरफ ट्रांसफर की जा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नेचुरली तो पॉसिबल नहीं है कि हीट ट्रांसफर हो कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ। लेकिन अगर बात की जाए आर्टिफिशियली, अगर बात की जाए विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल सोर्स, फोर्सफुली बात की जाए, तो हम कह सकते हैं कि हीट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी विद सम एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी और सम एक्सपेंडिचर ऑफ वर्क। नाउ इन दिस स्लाइड वी आर गोइंग टू डिस्कस इक्विवेलेंस ऑफ केल्विन एंड क्लॉसियस स्टेटमेंट। एक लॉ की दो स्टेटमेंट कैसे हो सकती हैं? तो हमारी जो स्लाइड है उसका मौजूद यही है। हम ये डिस्कस करना चाह रहे हैं कि क्या केल्विन और क्लॉसियस स्टेटमेंट सेपरेट स्टेटमेंट है या ये दोनों स्टेटमेंट एक ही बात को रिप्रेजेंट करती हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट करता चलूँ। केल्विन स्टेटमेंट क्या थी? वी कैन नॉट कन्वर्ट ऑल द अमाउंट ऑफ हीट इनटू वर्क। और क्लॉसियस स्टेटमेंट भी हमने डिस्कस की कि हीट कैन नॉट ट्रांसफर फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी। अब हम यहाँ पर की इक्विवेलेंसी प्रूव करने जा रहे हैं स्टूडेंट। हम इक्विवेलेंसी को प्रूव करने के लिए इस डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे पास ये मौजूद है हॉट रिजर्वायर। स्टूडेंट, ये हॉट रिजर्वायर है जो हीट प्रोवाइड करेगा, जबकि यहाँ पर मौजूद है आपके पास एक कोल्ड रिजर्वायर जो उस हीट को एब्जॉर्ब करेगा, जो इंजन रिजेक्ट करता है। हॉट बॉडी हीट सप्लाई करती है Q1 और कोल्ड बॉडी
बॉडी हीट एब्जॉर्ब कर सकती है। अच्छा स्टूडेंट, ये जो सर्कल है, ये सर्कल बेसिकली इंजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम स्कीमेटिक डायग्राम बनेंगे और इस स्कीमेटिक डायग्राम के अंदर हम ये समझना चाह रहे हैं कि कैल्विन और क्लॉसियस स्टेटमेंट सेपरेट हैं या ये दोनों स्टेटमेंट का जो पर्पस है वो एक ही है। इस चीज़ को हम प्रूव करना चाह रहे हैं। तो प्रूव करने का तरीका क्या है? तरीका यह है कि अब हम इन दो स्टेटमेंट से अगर ये दोनों वाकई एक ही लॉ को रिप्रेजेंट करती हैं, तो होगा ये कि अगर मैं कैल्विन की स्टेटमेंट को लेट सपोज वायलेट करता हूँ, कैल्विन के स्टेटमेंट की वायलेशन अगर करें हम, तो उसकी वायलेशन करने से क्लॉसियस की भी वायलेशन हो जानी चाहिए। अगर ये दोनों इंटरलिंक हैं, ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट हैं, तो लाजमी तौर पर होना ये चाहिए कि इफ वी रिजेक्ट क्लॉसियस स्टेटमेंट सो कैल्विन स्टेटमेंट विल आल्सो नलिफाई। कैल्विन की स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी, उसका इफेक्ट भी खत्म हो जाएगा। अगर हम इक्विवेलेंसी की बात करते हैं तो हम प्रूफ करने का हमारा अंदाज यही होगा कि हम एक स्टेटमेंट को जो है फॉल्स करेंगे तो एक स्टेटमेंट का जो सेकंड स्टेटमेंट है वो खुद बहुत फॉल्स हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स को प्रूफ करना। हमारे पास एक हॉट बॉडी है स्टूडेंट, ये हॉट बॉडी जो है हीट प्रोवाइड कर रही है। कितनी हीट प्रोवाइड कर रही है? Q1। और किस ऑब्जेक्ट को इसने हीट प्रोवाइड की है? इंजन को इसने हीट प्रोवाइड की है। अब इंजन जो है उस हीट को वर्क में कन्वर्ट करेगा। ये इंजन का बेसिक फंक्शन है कि इंजन इज अ डिवाइस दैट चेंज हीट इनटू वर्क डन। स्टूडेंट यहाँ पर एक डॉटेड लाइन है और साथ में एक एरो रिप्रेजेंट कर रहा है, देयर इज नो हीट ट्रांसफर्ड टू कोल्ड रिजर्वायर। तो इट मीन्स दैट हम इस डायग्राम के अंदर ये बताना चाह रहे हैं कि जितनी हीट हम दे रहे हैं वो सारी हीट वर्क डन में कन्वर्ट हो रही है, क्योंकि रिजेक्शन वाला पार्ट तो यहाँ पर शो ही नहीं किया हमने। नो हीट इज ट्रांसफर्ड टू द कोल्ड रिजर्वायर। तो ये तो कंप्लीट वायलेशन है। कौन सी स्टेटमेंट की वायलेशन है ये बेसिकली कैल्विन स्टेटमेंट की वायलेशन है कि ऑल हीट कैन नॉट बी कन्वर्ट इनटू वर्क। लेकिन हमने इस डायग्राम में बताया कि वी कैन कन्वर्ट ऑल हीट इनटू वर्क। और ऐसी मशीन जो ये काम स्टूडेंट कर ले, हम उसे नाम देते हैं परपेचुअल मोशन मशीन, PMM। परपेचुअल मोशन मशीन एक ऐसी मशीन है जिसका फंक्शन है कि ऑल हीट कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू वर्क डन। डेफिनेटली स्टूडेंट थ्योरेटिकल है ये, ऐसी मशीन एग्जिस्ट नहीं करती। अगर करे तो हम उसे नाम देंगे परपेचुअल मोशन मशीन का नाम देंगे। तो हमने इस डायग्राम के अंदर बेसिकली वायलेशन को रिप्रेजेंट किया है, वायलेशन ऑफ कैल्विन स्टेटमेंट। हमने बता दिया कि वी आर गोइंग टू वायलेट द के यानी कैल्विन स्टेटमेंट। हम कैल्विन स्टेटमेंट की वायलेशन करना चाह रहे हैं। If we violate the Kelvin statement, so Clausius statement also violate। अब इस बात को प्रूफ करने के लिए वो ये राजस्टोन के जो हीट वर्क डन में कन्वर्ट हुई है, W जिसे हम कह रहे हैं वर्क डन, ये हीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं किसको? ये हीट प्रोवाइड कर रहे हैं एक और ऑब्जेक्ट को। सर्कल आपको एक और नजर आ रहा है, ये जो सर्कल है बेसिकली ये रेफ्रिजरेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। पिछला जो सर्कल था ये इंजन को रिप्रेजेंट कर रहा था, अभी जो सर्कल है वो रेफ्रिजरेटर को। अब रेफ्रिजरेटर का जो बेसिक फंक्शन है वो ये है कि हीट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी। रेफ्रिजरेटर का बेसिक पार्ट, बेसिक फंक्शन यही है काम उसका कि आप कोल्ड से हॉट की तरफ हीट को ट्रांसफर कर सकते हैं। वो ये रहा स्टूडेंट कि यहाँ से जो वर्क डन हुआ है जिसको Q1 के बराबर जितना भी हीट था वर्क डन में कन्वर्ट, तो वर्क डन इक्वल्स टू Q1। ये इनपुट हुआ रेफ्रिजरेटर में। रेफ्रिजरेटर यहाँ से हीट ली Q2, यानी Q1 इन हुआ, Q2 हीट इन हुई, दोनों रेफ्रिजरेटर में दोनों एडअप हो जाएंगी, यानी यहाँ से Q1 और यहाँ से Q2 प्लस हो जाएंगे और ये दोनों किसको मिल जाएंगी? ये दोनों मिल जाएंगी हॉट बॉडी को। तो इस डायग्राम में हमने ये देखा कि हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी। अब अगला क्वेश्चन ये अराइज होता है, क्या यहाँ पर कोई एक्सटर्नल हमने एजेंट यूज किया? क्या कोई एक्सटर्नल सोर्स यूज की जो कि कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ हीट ट्रांसफर कर रही है? इंटरनली डेफिनेटली ऐसा हो रहा है, हम एक्सटर्नल एनर्जी यूज कर रहे हैं, लेकिन क्लॉसियस की स्टेटमेंट ये है कि विदाउट एक्सटर्नल एनर्जी वी कैन नॉट ट्रांसफर हीट फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी। लेकिन यहाँ तो हमने एक्सटर्नली कोई भी वर्क डन नहीं किया, हम जितना भी वर्क डन कर रहे हैं वो इंटरनल वर्क डन कर रहे हैं। क्लॉसियस स्टेटमेंट इंटरनल वर्क डन का कोई रेफरेंस नहीं है। उसकी स्टेटमेंट है कि विदाउट एक्सटर्नल वर्क यू कैन नॉट ट्रांसफर हीट फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी।
यानी बिना वर्क डन के आप हीट ट्रांसफर नहीं कर सकते कोल्ड से हॉट की। लेकिन यहाँ तो हो रही है, हम यहाँ एक्सटर्नल वर्क डन नहीं कर रहे, लेकिन डायग्राम हमें ये बता रही है कि हीट इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी। इट मीन्स दैट अ कंप्लीट वायलेशन ऑफ क्लॉसियस स्टेटमेंट, क्योंकि केल्विन स्टेटमेंट को आपने वायलेट किया, तो उस वायलेशन से हुआ ये कि क्लॉसियस की भी हमें वायलेशन देखने को मिली। तो हम इससे इस नतीजे पे पहुंचे कि अगर केल्विन की स्टेटमेंट को गलत कहा जाए तो क्लॉसियस की स्टेटमेंट भी गलत होती है। तो ये बात जाहिर करती है कि दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के लिहाज से इक्विवेलेंट हैं। ऐसा नहीं है कि केल्विन और क्लॉसियस की बातें डिफरेंट हैं। हम यहाँ पर कहना चाह रहे हैं दोनों एक ही लॉ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दोनों के अंदर लिंक्स मौजूद हैं। अगर आप एक बात की एक ही स्टेटमेंट को नहीं मानते तो इट मीन्स आप सेकंड स्टेटमेंट की भी वायलेशन को कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो वायलेशन क्लॉसियस की हो तो केल्विन पे नजर आएगी, केल्विन की हो तो क्लॉसियस पे नजर आएगी। स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज हीट इंजन। हीट इंजन बेसिकली कैसी डिवाइस को कहा जाता है स्टूडेंट, जो इनपुट में उसको हीट सप्लाई करते हैं। तो यहाँ से हम उसे हीट इन कर रहे हैं, यहाँ से हीट जब आ रही है स्टूडेंट, तो उस हीट से अंदर जो गैस बन रही है वो गैस बेसिकली एक्सपेंशन की तरफ जा रही है, और एक्सपेंशन होने के नतीजे में ये जो आप मूव होता हुआ देख रहे हैं ये पिस्टन है। ये पिस्टन मूव हो रहा है। ये मूव क्यों हो रहा है, क्योंकि गैस एक्सपेंशन की तरफ जा रही है, मीन्स इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है, और बढ़ने के बाद कुछ ना कुछ वर्क डन हो रहा है। तो पिस्टन का आगे जाना इट मीन्स वर्क डन है। तो मुसलसल पिस्टन अप एंड डाउन मूव कर रहा है, राइट टू लेफ्ट मूव कर रहा है, जिसकी वजह से हुई है रेस्टोरेंट कि ये व्हील मुसलसल मूव कर रहा है। इट मीन्स हुआ है यहाँ पर कि आप हीट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, वर्क डन में। डिवाइस दैट कन्वर्ट हीट इनटू वर्क इज नोन एज हीट इंजन। यानी आप इनपुट पर हीट देंगे और आउटपुट पर वो क्या मिलेगा, वर्क डन मिलेगा स्टूडेंट। पार्ट्स ऑफ हीट इंजन: सोर्स, सिंक, वर्किंग सब्सटेंस। एक हीट इंजन में बुनियादी तौर पर तीन हिस्से होना ज़रूरी हैं। एक हिस्से का नाम है सोर्स, एक हिस्से का नाम है सिंक, और एक हिस्से का हम कहते हैं वर्किंग सब्सटेंस। बुनियादी तौर पर एक इंजन के अंदर ये तीन पार्ट होते हैं, सोर्स, सिंक और वर्किंग सब्सटेंस। ये पार्ट हैं क्या, आइए इनको डिस्कस करते हैं। पार्ट्स ऑफ ए हीट इंजन। पहला पार्ट जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सोर्स। Student, it is a heat reservoir at higher temperature T1. Its thermal capacity should be very large so that any amount of heat can be drawn from it without appreciable change in temperature of source. स्टूडेंट, जब बात की जाती है सोर्स की तो हम हीट इंजन को कह क्या रहे हैं, हीट इंजन का फंक्शन क्या था। फंक्शन ये था स्टूडेंट कि एक ऐसी डिवाइस जो एक ऑब्जेक्ट से हीट लेगी, और लेट्स सपोज जिस ऑब्जेक्ट से हीट लेगी उस ऑब्जेक्ट को आप रिजर्वायर कहेंगे, हॉट रिजर्वायर, और उसका एक और नाम हम रखेंगे सोर्स। सोर्स बेसिकली जरिया किस चीज़ का, जैसे सूरज की बात करते हैं तो सूरज भी सोर्स है, लेकिन किस चीज़ का सोर्स है, वो आपको एनर्जी भी सप्लाई करता है, वो आपको हीट भी प्रोवाइड करता है। तो आप कह सकते हैं सन इज़ अ सोर्स ऑफ लाइट। हम यहाँ पर जो डिस्कस कर रहे हैं वो बेसिकली हीट सोर्स के हवाले से बात करना चाह रहे हैं। तो हमें एक ऐसा ऑब्जेक्ट चाहिए जिसका टेम्परेचर ज़्यादा हो और उसकी थर्मल कैपेसिटी क्या हो, बहुत ही ज़्यादा हो। थर्मल कैपेसिटी कहते हैं किसे हैं, थर्मल कैपेसिटी का मतलब बेसिकली ये होता है जब ये ऑब्जेक्ट हीट सप्लाई करेगा तो हीट सप्लाई करने के बाद होगा ये कि इस ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर में चेंज आना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट की थर्मल कैपेसिटी ज़्यादा है तो थर्मल कैपेसिटी ज़्यादा होने का मतलब ये होगा कि जब ये हीट प्रोवाइड करेगा इंजन को तो हीट प्रोवाइड करने से इसके टेम्परेचर में किसी भी किस्म की कोई तब्दीली वाकई नहीं होगी। तो सोर्स बेसिकली है क्या, सोर्स एक ऐसे ऑब्जेक्ट को कहा जाता है स्टूडेंट जो हीट का जरिया बनता है, जो इनपुट करता है इंजन में हीट, हम उसे सोर्स कहेंगे। और हीट प्रोवाइड करने के बाद हमें ये बात ध्यान में रखनी है
कि उस सोर्स के टेम्परेचर में किसी किस्म की कोई भी चेंजेस नहीं आएंगी। तो स्टूडेंट पहले ही हमने बात कर ली सोर्स के हवाले से। तो सोर्स का काम क्या है, हीट सप्लाई करने वाली चीज को आप यहाँ पर सोर्स कहेंगे, और उस हीट के अमाउंट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं Q1 से। तो Q1 इज द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम सोर्स। सेकेंड जो है बेसिकली स्टूडेंट वो पार्ट है सिंक। It is a heat reservoir at a lower temperature T2. Its thermal capacity is also very large so that any amount of heat can be added without appreciable change in temperature. स्टूडेंट दोनों ही ऑब्जेक्ट बेसिकली रिजर्वायर हैं, बस फर्क इतना है कि एक ऑब्जेक्ट जो है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है और एक ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कम है। उसके टेम्परेचर को हम T1 कह रहे हैं सोर्स के, और सिंक के टेम्परेचर को हम T2 कह रहे हैं। दोनों की थर्मल कैपेसिटी ज़्यादा है। थर्मल कैपेसिटी ज़्यादा होने का मतलब जब वो हीट प्रोवाइड करेंगे तो हीट प्रोवाइड करने से उनके टेम्परेचर में किसी किस्म कोई चेंज नहीं आएगा, और जब वो हीट एब्जॉर्ब करेंगे तो हीट एब्जॉर्ब करने के बाद में उनके टेम्परेचर में किसी किस्म की कोई चेंजेस नहीं आएंगे। हम इन दो ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। तो सोर्स बेसिकली हीट प्रोवाइड करेगा जिसको Q1 कह रहे हैं, और सिंक क्या करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा। यानी हमारे पास जैसे लेट्स सपोज एक व्हीकल है हमारे पास, और व्हीकल को जब मुसलसल आप ड्राइव करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता का टेम्परेचर इसका इंजन हीटअप हो जाता है। उस हीट को रिमूव करने के लिए हम वहाँ पर अगर बात करें सिंक के हवाले से, तो बेसिकली सिंक क्या होगा वहाँ पर सिंक बेसिकली ये हो सकता है कि जो एयर है वो एयर वहाँ पर रिजर्वायर का काम करेगी, सिंक का काम करेगी लो टेम्परेचर रिजर्वायर का। यानी इंजन की जो हीट निकलेगी इंजन से, इंजन गर्म होने के नतीजे में उसको एब्सॉर्ब करेगी, लेकिन एब्सॉर्ब करने के नतीजे में उस एयर का टेम्परेचर एज सच चेंज नहीं होगा। तो हम उस केस में ये कहेंगे कि एयर बिहेविंग एज अ सिंक। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट हो गया स्टूडेंट सोर्स, जिसको हम इनपुट कह रहे हैं, हीट सप्लाई करेगा, और ये हीट किसको सप्लाई कर रहा है, इंजन को, और इंजन क्या करेगा, उससे कुछ वर्क डन करेगा, और उस वर्क डन को हम W कह रहे हैं। ये W बेसिकली दो चीज़ों का डिफरेंस होगा। ये दो चीज़ें क्या हैं स्टूडेंट, Q1 इंजन को सप्लाई की गई, इंजन ने एब्जॉर्ब की, द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द इंजन इज Q1, द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिजेक्टेड बाय द इंजन इज Q2। अब इंजन ने वर्क डन किया कितना, ये अगर जानना है आपको, तो उसे जानने के लिए आपको Q1 में से Q2 को माइनस करना चाहिए। Q1 लेट सपोज 1000 जूल स्टूडेंट, Q2 200 जूल है, तो इसका मतलब 1000 जूल एब्सॉर्ब हो रहा है, 200 रिजेक्ट हो रहा है। तो इंजन ने वर्क डन कितना किया, 1000 में से 200 को माइनस करिए आप, तो 800 जूल बेसिकली क्या कहलाएगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन कहलाएगा, आउटपुट कहलाएगा आपके लिए। तो इनपुट आउटपुट। स्टूडेंट थर्ड जो है पार्ट इंजन का वो है वर्किंग सब्सटेंस। वर्किंग सब्सटेंस इज द मटेरियल विच परफॉर्म्स मैकेनिकल वर्क। इट मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। स्टूडेंट बेसिकली वर्किंग सब्सटेंस की अगर बात की जाए तो वर्किंग सब्सटेंस जो है वो ऐसे चीज़ को कहा जा रहा है जिसकी वजह से आपका इंजन कुछ वर्क डन परफॉर्म करता है मैकेनिकली। अगर वो इंजन मूव हो रहा है तो वो मूव किसकी वजह से हो रहा है, क्या वो सॉलिड की वजह से मूव हो रहा है, लिक्विड की वजह से, या जैसे पिछली डायग्राम में हमने देखा था कि वहाँ पर जो है मुसलसल पिस्टन चल रहा था, तो उसके चलने की वजह क्या थी, उसके चलने की वजह ये थी स्टूडेंट कि वहाँ पर जो है हीट करने पर जो अंदर गैसेस थी वो एक्सपेंशन की तरफ जा रही थी, जो कि पिस्टन को फोर्स सप्लाई कर रही थी, पिस्टन को आगे की तरफ मूव कर रही थी। तो वहाँ पर जो गैस थी वो वर्किंग सब्सटेंस था। तो वर्किंग सब्सटेंस लाजमी नहीं कि गैस हो, लिक्विड भी हो सकती है, और इसके अलावा हम सॉलिड को भी एज अ वर्किंग सब्सटेंस यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली देयर आर थ्री पार्ट्स, मेन पार्ट ऑफ द इंजन, वन इज कॉल्ड सोर्स दैट प्रोवाइड हीट टू द इंजन and it has a high thermal capacity. The other part is sink, which absorb the heat that is rejected by the engine. The amount is said to be Q2. It has also a large thermal capacity. Large thermal capacity means that there will be no change in temperature when it absorbs the heat. The third part of the base heat engine is working substance. This part is the main part that perform mechanical work.
इट्स अ काइंड ऑफ सॉलिड लिक्विड और अ गैस। तो स्टूडेंट अपने इस लेक्चर को यहीं पर हम वाइंड अप कर रहे हैं। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मुलाकात होगी।